शुभ प्रभात बच्चों। विषय हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 8वीं। बच्चों, मनुष्य के जीवन में भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा के बिना उसका जीवन अधूरा है। भाषा से ही वह बोलता है। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य को किसी भी प्रकार की भाषा अवगत नहीं थी, इसलिए वह बोल नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास हो गया और वह बोलने लगा। भाषा के बिना मनुष्य अपना व्यवहार ही नहीं कर सकता था। आज समाज में हमें हमारे दोस्त, मित्र, भाई बहन सभी लोग हमारी स्तुति करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमें डांटे, हमें गुस्सा करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप नाराज हो जाएंगे और आपको रोना भी आएगा, क्योंकि वह व्यक्ति हमसे प्यार से बात नहीं करते, इसलिए हमें रोना आता है। जैसे कि अगर हम किसी से प्यार से बातें करेंगे तो वह व्यक्ति भी हमसे प्यार से बातें करेगा, और अगर हम किसी से गुस्से से या क्रोध से बातें करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे क्रोध से या गुस्से से बातें करेगा। मतलब बच्चों, हमें आज से यह ध्यान में रखना है कि सभी से हमें बातें करते समय मधुर वाणी में प्यार से बोलना चाहिए। इसलिए बच्चों, आज हम पहली इकाई में से पाठ 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के विधा है गजल, और इस गजल के गजलकार है रमेश दत्त शर्मा जी। अब देखो कि कविता का अध्ययन करने से पहले कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उन्होंने हमें क्या अपनाने की प्रेरणा दी है, इस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। प्रस्तुत गजल के द्वारा गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। यहाँ पर मुशायरों का अर्थ है जो गजल की प्रतियोगिता होती है उसे मुशायरों कहा जाता है। पद्य संबंधी जानकारी है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीख कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो आइए बच्चों, इस गजल का भावार्थ जान लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी हमें यहाँ पर कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। जिस वक्त तुम दूसरों से बातचीत करोगे उस वक्त तुम मीठी वाणी में बात करो। जब भी किसी से बोलो, प्यार से बोलो।
वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। मतलब यहाँ पर हमारी वाणी या बोली में शहद जैसी मिठास होनी चाहिए। शहद, जिसे मराठी में हम मध कहते हैं, यानी शहद मध जैसे मीठा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी वाणी भी मीठी होनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब प्यार से बातें करने से हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। यानी हमारी भाषा जिस प्रकार मधुर होती है, उसी प्रकार सामने वाला व्यक्ति भी रिएक्ट होता है। दूसरी पंक्ति है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। दूसरी काव्य पंक्ति कौन सी है? चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। अनेक समय पर हम आवश्यकता नहीं होती तब भी हम किसी को सलाह या मशवरा देने का काम करते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार बोलना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि दोस्तों, चुप रहने के बड़े फायदे होते हैं। जैसे ऊर्जा बचती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। समय बचता है, और जो ऊर्जा या समय बचता है उसका हम किसी सकारात्मक कार्य में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि चुप रहने के फायदे कौन से हैं? हमारी ऊर्जा बचती है और ऊर्जा के साथ साथ समय भी बचता है। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब जुबा वक्त पर खोलना भी उतना ही जरूरी है जैसे चुप रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। उसी तरह जब वक्त हो, जिस वक्त हमें बोलना है, उस वक्त अगर हम बोलते हैं तो वह बोलना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए जुबा वक्त पर खोलना हमें आना चाहिए, वक्त पर बोलना हमें सीखना चाहिए। इस प्रकार इस पंक्ति का हमें भावार्थ दिखाई देता है। आगे तीसरी पंक्ति है, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। पंक्ति है, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अर्थात किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना चाहिए और बाद में बोलना चाहिए। किसी से भी बोलते समय पहले अपनी बोली को तौलने की आदत बनाओ, क्योंकि जो बात हम बोलते हैं वह बात सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचाए, ऐसा न हो। इसलिए कोई भी बात बोलते समय वह बुरी है या अच्छी है, इसके बारे में सोचना सबसे ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि तलवार या शस्त्र से किया हुआ घाव देर समय से भर जाता है, लेकिन कटुवाणी से हुआ घाव कभी भी नहीं भरता है। इसलिए जो भी कोई बात है वह बात बोलते समय जरा उसके बारे में सोचना चाहिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अब ख्याल का मतलब है विचार। ख्याल का अर्थ क्या है? विचार। ख्याल को विचारों तौलना मतलब अपने विचारों अपने सामने में रखना कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ या मैं किसी से जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह सही है या गलत है। सामने वाले को वह अच्छे लगे या बुरे लगे, इन सारे ख्यालों को खुद तौलकर देखना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। आगे की पंक्ति है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पंक्ति कैसे है?
तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़ाक का अर्थ है क्रोध और तू मैं का अर्थ है झगड़ा। टोकना मतलब रोकना। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। मनुष्य को लड़ाई करते समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय अपने आप पर यानी खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। बात कौन सी कवि समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी से भी बातचीत करते समय या किसी भी वजह से लड़ाई करते समय या तू मैं करते समय उसे अपने आप पर या खुद पर जो नियंत्रण है वह नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। और संभवतः हमें इस प्रकार की परिस्थितियों से बचना ही चाहिए। मतलब यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को ठोक कर चुप रहना सीख लेना ही चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। काव्य पंक्ति है, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित होता है। कवि कौन सी बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध निकालने के पहले अथवा दूसरों पर गुस्सा निकालने से ज्यादा प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं भी उचित होता है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में हमें क्रोध ही मिलता है। मतलब जब हम दूसरों पर गुस्सा या क्रोध निकालेंगे तो उनसे भी हमें क्रोध या गुस्सा ही मिलेगा और जो बात है वह बात हमारे हाथ से निकल पड़ेगी। इसलिए कवि कहते हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब गुस्सा आने से पहले रोशनी के संग सभी को साथ लेकर सही राह दिखाना ही चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। काव्य पंक्ति में कटु का अर्थ है कड़वी, वचन का अर्थ है बोल, गुल का मतलब है फूल और रोपना का अर्थ है लगाना। इस काव्य पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कटु मतलब कड़वी और वचन का अर्थ है बोली। तो कटु वचनों से हमेशा कड़वी ही बातें मिलती है। कटु वचन के ऐसे ही बीज होते हैं जिनके फलस्वरूप हमें कांटों रूपी फसल ही मिल जाती है। अर्थात अगर हम कड़वी बातें करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें कड़वी ही बातें सुनने मिलती है। यानी कि जिस प्रकार से हम बातें करेंगे उसी प्रकार की बातें हमें सुनने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो हमें अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी, अगर हम कड़वी बातें करेंगे तो उस वक्त हमें भी कड़वी बातें सुनने मिलेगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली मतलब प्यार से बोलना हमें आना चाहिए और गुल मतलब
फूल, तो मीठी बोली के फूल हमें लगाने हैं। अर्थात यह बात हमें सीखनी है कि हर किसी के साथ प्यार से या मीठी बातों में बर्ताव करना चाहिए। हमेशा हमें यह एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी से भी बात करते समय हमें मीठी बोली में करनी चाहिए अथवा प्यार से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारे जो नाते हैं, जो संबंध है, वह संबंध नाते अच्छे बन जाते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। इस काव्य पंक्ति में बेबात का अर्थ है बिना बात और चुभने का मतलब है परेशान। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, यानी ऐसा कभी कभी होता है कि बात करते करते हम किसी को कुछ गलत कह देते हैं, तो ऐसे वक्त हमें बात को प्यार से मोड़ देना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते हमारे मुंह से कड़वी बात निकल जाती है अथवा बुरी बात निकल जाती है, लेकिन उस वक्त हमें क्या करना है कि तुरंत जो बात है उस बात को प्यार की ओर मोड़ देना चाहिए, ताकि इससे वातावरण की कटुता मतलब कड़वाहट जो है वह दूर हो जाती है और वातावरण भी अच्छा हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाता है। अगर हम कटु बात को लेकर वैसे ही बोलते रहेंगे तो वातावरण है, उस वातावरण में वहां पर पूरी तरह से जो निराशा है वह निराशा फैल जाएगी और सामने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और इसलिए बात करते करते अगर कोई कटु बात हमारे मुंह से निकल जाती है तो उस वक्त तुरंत हमें उस बात को प्यार से मोड़ना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति वहां पर नाराज मत हो। अंतिम काव्य पंक्ति है, ये किसने कहा होठ सीख कर के बेटो, जरूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। काव्य पंक्ति है, ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। सीख कर का अर्थ है सील कर। सीख कर का मतलब क्या है, सील कर। और मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना अथवा अपनी बात बोलना। इस अंतिम काव्य पंक्तियों के द्वारा गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अनुचित बात हो तब होठ सीक कर यानी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुंह खोलना बहुत जरूरी है। अगर कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रहना भी अन्याय ही होगा। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार उस अनुचित, अन्यायी और अत्याचारी बात का विरोध करना चाहिए। कवि कौन सी बात हमें समझाते हैं यहाँ पर कि अगर किसी जगह पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है या अनुचित कोई बात हो रही है तो उस वक्त हमें उसका डटकर सामना करना है, उसका विरोध करना है। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पर कवि बार बार कहते हैं कि हमें अपनी बातों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए अथवा जरूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलना चाहिए, बल्कि अन्याय अत्याचार की बातों को सिर्फ सहना नहीं चाहिए बल्कि उसका हमें विरोध करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है।
इस कविता से कवि ने बड़ी ही बेतरह सीख हम सभी को दी है और इन सभी बातों को हमें याद रखना है और उसका अनुकरण भी हमें अपने जीवन में करना है। तो ठीक है छात्रों, अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तब तक होमवर्क को लेकर आप अपनी नोटबुक में कविता का भावार्थ लेखन कीजिए। धन्यवाद।